वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और हमारे मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर की अगली जो सीरीज़ है उसका जो अगला लेक्चर है दैट इज़ ऑन खिलजी डायनेस्टी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की और किस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली जस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज अ पार्ट ऑफ कि किसने रूल किया किसने नहीं किया, लेकिन इसमें भी कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो मार्केट रिफॉर्म्स हुए, कैसे कहीं ना कहीं वो प्रिकर्सर बने मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 इन द सीरीज, उसमें हमने बात की थी, स्टार्टिंग की कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है और किस तरीके से जो मामलुक या स्लेव डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, किस तरीके से उसका रूल रहा। और आज हम उससे आगे चलेंगे और बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। और खिलजी डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको और ये रूल रहा दिल्ली सल्तनत में। आप पांचों जो डायनेस्टीज हैं, चाहे मामलुक हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोदी हो, इन सबको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप एक चीज रियलाइज ये करोगे कि जो डायनेस्टी का एंड होता है, कोई ना कोई जो उनका इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर होता है या जो इंपॉर्टेंट गवर्नर होता है, वो जो कमजोर राजा होता है उसको हटाता है और खुद आ जाता है। और यही यही रूल रहा पूरे मिडिवल हिस्ट्री में, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में। ये हमको मुगल्स के साथ ये ख़त्म नहीं होता है, मुगल्स के साथ ये कुछ वक्त के लिए हॉल्ट पे आ जाएगा। स्पेशली जब आप बात करोगे औरंगजेब तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन औरंगजेब के बाद जो है वो फिर जो लेटर मुगल्स, जब हम वहाँ कवर करेंगे तो तब देखेंगे कि किस तरीके से जो लेटर मुगल्स थे उनको जो है एक तरीके से वीकन करने में इन्हीं तरीके के नोबल्स का, इन्हीं तरीके के मिलिट्री कमांडर्स का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। ये चीज़ थी कि जो भी मिलिट्री गवर्नर होता था या गवर्नर ऑफ द प्रोविंस होता था या मिलिट्री कमांडर होता था, वो मौका देख के चौका मार देता था एंड ही यूज्ड टू एस्टैब्लिश हिज ओन रूल। और यही यहाँ भी हुआ खिलजी डायनेस्टी में, जब जलालुद्दीन खिलजी हु रूल्ड फ्रॉम 1290 टू 1296। खिलजी का दौर कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। शुरुआत की किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, ये एक जो कंसेप्शन है कि सर मिडिवल हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहा है, इस बार आ सकते हैं, 2022 हो सकता है आ जाए, मतलब कोई गारंटी नहीं है। यूपीएससी इज लाइक अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन। सो दिस थिंग वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं हम जो आगे चल के देखेंगे, इट इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस लेक्चर may yield you a question, a single question, which is very important from in your prelims 2021. तो जलालुद्दीन खिलजी ने वही किया, एक मिलिट्री कमांडर था, गवर्नर था, और उसने क्या किया, जो बलबन मामलुक डायनेस्टी से, तो जो बलबन के जो कहना चाहिए वीक या इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर थे, उनको उसने हटाया और 1290 में उसने कब्जा किया और खिलजी डायनेस्टी की, खिलजी सल्तनत की, खिलजी शासन की जो है उसने नींव रखी। ऑल्दो जलालुद्दीन खिलजी का जो दौर था, जो उसका टाइम पीरियड था, वो बहुत कम था। ही रूल्ड ओनली फॉर 6 ईयर्स, ही रूल्ड ओनली फॉर 6 ईयर्स। लेकिन वहां पर भी देखो, कोई भी डायनेस्टी, पांचों डायनेस्टी का याद रखना, उनका जो पहला रूलर है, उनका जो पहला फाउंडर है, ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसने ऑल्दो खुद जो है क्रूरता के साथ किसी का मर्डर करके जो है सल्तनत हासिल की, लेकिन जो कहना चाहिए कि उसके बाद जब वो आए तो ही वॉज someone who pretended to be a very soft-hearted ruler, जो हार्श पनिशमेंट्स थे, जो he showed that policy of tolerance, हार्श पनिशमेंट को जो है उसने अवॉइड किया। बेसिक पर्पस क्या था? ये जो नोबिलिटी थी, ये जो नोबल्स थे, चाहे चहलगामी हो जो मामलुक के दौर में थी, या उससे पहले या उसके बाद,
ये जो नोबल्स होते थे, वो जो राजा के दरबार में जो है सामने हाथ बांध के खड़े होने वाले लोग थे, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे वर द रियल किंग मेकर्स। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन नोबल्स वर लाइक कि जिसको नोबल चाहते थे बैठाते थे, जिसको नोबल्स चाहते थे उसके अगेंस्ट यू नो विद्रोह करवा के जो है उसको, तो टू टू गेन दैट गुडविल ऑफ नोबल्स, जलालुद्दीन खिलजी ने ये हार्श पनिशमेंट्स की आप बात कर लीजिए, या व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस है, ये सारी चीजें जो है जलालुद्दीन खिलजी ने इन सबको अवॉइड किया। देन बिकॉज, लेकिन उस बावजूद इसके उसको 3 जो है बहुत ही हैवी रिवोल्ट्स का जो है सामना करना पड़ा अपने दौर में। एक था रिवोल्ट ऑफ सिदी मौला, उसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। दूसरा था ताजुद्दीन कोची, इसको भी बाद में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन ये जो था मलिक छज्जू, अबे मलिक छज्जू कौन था? बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। मलिक छज्जू जो था वो भतीजा था बलबन का। और जब बलबन के सक्सेसर्स को हटा के जलालुद्दीन खिलजी ने अपना रूल स्टैब्लिश किया, वहां पर इसको ये मतलब एक तरीके से आया कि नो, आई एम द रियल कंटेंडर। ही सेड ठीक है, तुम जो है कारा में बैठो, इलाहाबाद से आगे, तुम जो है कारा में रहो और वहां का गवर्नर बन जाओ, और गवर्नर रहो, तुम वहां खुश हो, डोंट ट्राई टू टेक दिल्ली, बी इन कारा। लेकिन मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया, पहली बार रिवोल्ट किया, उसको सप्रेस किया, उसको समझाया, देखो फिर समझा रहे हैं, दिल्ली आने की जरूरत नहीं, कारा में बैठे रहो। वो नहीं माना, और दूसरी बार उसे जो है जब उसने विद्रोह करने की कोशिश की, बगावत करने की कोशिश की, तो वहां पे ये अपने नेफ्यू, ये भी अपने नेफ्यू को भेजते हैं, बोले बलबन के नेफ्यू से लड़ने के लिए मेरा नेफ्यू काफी है, एंड हिज नेम वाज अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी जो है कारा में मलिक छज्जू को सप्रेस करता है, वहां से फिर वो आगे बढ़ता है। खैर, उसके अलावा फिर वो क्या होता है, कारा में इसको मलिक छज्जू को जो है सप्रेस करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराने, वो उनसे उसको ऑक्यूपाई करने वो उस तरफ चला जाता है। एंड वहीं पर जो, इफ यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी पद्मावत, खिलजी का जो कैरेक्टर दिखाया, इट वाज वे डिफरेंट, एंड द पोर्ट्रेयल इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली इट इज इन हिस्ट्री। लेकिन अगर बात करें तो वो वही कहानी थी। इफ यू रिमेंबर दैट द पॉइंट व्हेन कारा से वो देवगिरी चला जाता है और वहाँ खिलजी को जो है जलालुद्दीन खिलजी केम टू मीट इन, वहाँ उनका मर्डर होता है, वही एग्जैक्टली दैट इज अ रियल पार्ट। तो खिलजी जो है was exactly opposite of what Jalaluddin Khilji was. He said, no, I am going to follow this policy of blood and iron. जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो नहीं है he will be executed. And after murdering his own father-in-law and uncle, जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी ruled for almost 20 years, 20 साल। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ ये है, पहले हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी की जिंदगी में क्या चल रहा था, और फिर हम देखेंगे कि खिलजीज का एज सच एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सो ये हमने भी देखा है, कई जगह रेफरेंस में भी है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अपने चचा का कत्ल किया, और खुद जो है खिलजी सो ही हैड एक्यूमुलेटेड पर्सनल वेल्थ। तो अवध का इनको जो है गवर्नर बनाया गया था, इनको इंचार्ज बनाया गया था, और इसने क्या किया, उस दौरान इसने देवगिरी पे अटैक किया, और देवगिरी पे अटैक करके इसने जो है बहुत ढेर सारी वेल्थ अपने हिस्से कर ली। और जब आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है। इसने क्या किया, वो सारी रिश्वत जो है, जो भी नोबल्स थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, उन सबको सारे दिस लैविश यूज ऑफ गोल्ड, ही यूज्ड दिस lavishly, he used this gold in a very manner where he was the one who will be, कहना चाहिए कि फेवर, he won the favor, और वो जरूरी था, क्योंकि बगैर इनके
ये जो नोबल्स थे, बगैर इनके रूल करना इम्पॉसिबल था। कोई नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया जब तक मुगल्स नहीं आ गए। और मुगल्स के दौर में भी नोबल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो no doubt, as opposite to what his predecessor did, that he was soft-hearted, he was not someone who advocated for harsh punishment. This person, Alauddin Khilji, adopted for the methods of utmost severity and ruthlessness. और ये हमने मतलब he is depicted like that. And मंगोल्स, अब ये वो दौर था, we are talking about 1296 to 1320. मंगोल्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया की तरफ से बार बार आ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसने मंगोल्स को डिफेंड किया। जो बहुत बड़े बड़े उस दौर के बादशाह, उस दौर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं कर पाए जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, कि हिंदुस्तान पे मंगोल्स जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाए। तो मंगोल्स धीरे धीरे जो है वो इंडिया में, पहले एक्चुअली होता यही है, जब भी किसी जगह को ऑक्यूपाई करना होता है ना तो पहले क्या होता है, सेटलमेंट शुरू होता है। पहले वहाँ के जो लोग होते हैं वो आते हैं, धीरे धीरे जो है रूल नहीं करते हैं, वो वहाँ पे सेटल होने लगते हैं, सेटलमेंट्स अपने स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे से कम इन। सो ये चीज़ अलाउद्दीन खिलजी को पता थी। तो मंगोल्स के कुछ ऐसे मंगोल्स थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो दिल्ली में सेटल हो गए। बट he knew that ये जो मंगोल्स हैं ये they may prove a threat, because if they conspire with nobles that is going to be a great threat. तो उसने बोला the end, खत्म, कुछ भी नहीं। So this was done. Then Alauddin जो है he nobles he took a number of measures to prevent nobles from conspiring against him. He developed a spy network of his own, and जो है 1316 में 1316 में ये यहाँ पे इसको आप हटा दीजिएगा। मलिक काफूर was one of his most trusted military commander, और जो है उसको इम्प्रिजन कर दिया गया। काफूर was his son खुसरो was मलिक काफूर was उसको अरेस्ट करके जो है they were like removed, and 1320 में फिर वही चीज़ हुई। ऑफिसर्स, a group of officers who were led by ग़ियासुद्दीन तुगलक, फिर वही किया। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने खिलजियों के साथ वही किया जो खिलजियों ने, जो जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव्स के साथ किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जब उन्होंने वीक रूलर दिखा, स्ट्रॉन्ग रूलर हटा, बलबन हटा, बलबन के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, जलालुद्दीन खिलजी ने उनको मारा, खुद को स्टैब्लिश किया। अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रॉन्ग था, उसके सक्सेसर वीक था, जैसे ही वो हटा, वीक सक्सेसर को हटाया, और ग़ियासुद्दीन तुगलक जो है वो इस खुसरो को हटा के he ruled, he laid the foundation of तुगलक डायनेस्टी। लेकिन ये सिर्फ ये तो उनकी लाइफ की बात हुई, बट एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ह्यूज एट द टाइम ऑफ खिलजीज। जैसे जलालुद्दीन ने रणथंबोर की तरफ रुख किया, he marched towards that, but Ranthambore was very difficult to capture, and तो सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है वो हमेशा दिल्ली सल्तनत, इस दौर में अगर हम बात करें, वो हमेशा दिल्ली सल्तनत के उससे बाहर रहा। फिर लेकिन जब अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आता है, और उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास एबिलिटी थी, इसमें कोई शक नहीं है, उसके पास मिलिट्री थी, उसके पास नोबल्स का ट्रस्ट था, एंड he wanted to be, this is a typographical error, he wanted to be called as Sikandar Sani. So with इस 25 साल में कौन सा जलालुद्दीन खिलजी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी की मौत तक क्या क्या होता है। सिर्फ गुजरात और मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत के उसमें नहीं आते हैं, बट प्रिंसेस इन राजस्थान एंड डेक्कन एंड अप टू मदुरई, यहाँ तक जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ
मतलब all what he was doing was capturing and including you know this part, मतलब वो सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहे थे। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स थे। एक था मलिक काफूर और दूसरा था खुसरो खान, और इन दोनों ने जो उसको अचीव करके दिया इट वाज ग्रेट। सो राजस्थान जब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, वो इधर से आ रहे थे, राजस्थान ऑक्यूपाई किया, और राजस्थान ऑक्यूपाई करने के बाद वो किधर आते हैं, गुजरात। एंड बेसिकली गुजरात वाज द फर्स्ट लार्जर टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी became the सुल्तान। उसके बाद ऑन देयर वे मींस जब वो गुजरात की तरफ जा रहे थे, दे कैप्चर्ड जैसलमेर। रतकरन जो है, इट्स करन नॉट okay, was taken by surprise and fled without offering a fight. So their army was huge. They had huge armies. There was ruthless fighting spirit थी। So obviously जब गुजरात गए तो गुजरात एंशिएंट और मिडिवल दौर का जो गुजरात है, इट इज फेमस फॉर टेम्पल्स, एंड टेम्पल्स हैड एनॉर्मस वेल्थ, एंड दैट वाज सैक्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड और वहाँ से जब ये गुजरात जो है पूरा मतलब सब कुछ वेल्थ लूट ली, टेम्पल्स को, सोमनाथ के मंदिर को दोबारा से प्लंडर किया। उसके बाद यहाँ से गुजरात से मलिक काफूर जो है इस तरफ, उसका जो मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर जो है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन लेता है। एंड so first we will see the conquest of Alauddin Khilji in Rajasthan। और जिस एरिया ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का अट्रैक्शन अपनी तरफ लिया, जिसने सबसे पहले उसको अपनी तरफ आकर्षित किया, दैट वाज द एरिया ऑफ, दैट वाज द प्रोविंस ऑफ रणथंबोर। और ये जो रणथंबोर है जो हमने पहले देखा था, पृथ्वीराज चौहान, द चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। सो ये चौहान्स वर द सक्सेसर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, दे वर रूलिंग दिस पार्ट। हमीर देव जो थे वो इसके रूलर थे, इस रीजन को रूल कर रहे थे। एंड he had embarked on a series of warlike expeditions against his neighbors, or he had won victories against Raja Bhoj of Dhar and Rana of Mewar, and so he conquered this। उसने रणथंबोर, धार, मेवाड़ सबको ऑक्यूपाई किया। And after a Gujarat campaign on their way back to Delhi, 2 other Mongol nobles fled for refuge to Ranthambore, and अलाउद्दीन ने हमीर देव से कहा कि देखो ये मंगोल नोबल्स हैं, या तो इनको either you should kill them or expel them, but अब उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आई एम द राजा, और राजा के पास अगर कोई मदद मांगने आया है तो हाउ कुड आई डू दैट, आई एम सॉरी, दिस इज अगेंस्ट माई डिग्निटी। एंड सो ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू अलाउद्दीन्स जो भी वो कह रहा था कि ये जो मंगोल नोबल्स हैं इनको हटा दो या इनको मार दो, एक्सपेल कर दो। सो व्हाट ही डिड, ही अगेन जब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला मेरी बात नहीं मानी, तो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी डिस्पैच्ड हिज ओन आर्मी, एंड पहले उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स को भेजा और दे वर अनसक्सेसफुल। आफ्टर दैट ही हिमसेल्फ मार्च टू रणथंबोर, एंड उस दौर के जो बहुत ही और रादर वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट इन उर्दू, अमीर खुसरो, उन्होंने बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन दिया। और करीब आफ्टर 3 months ये लड़ाई चलती है, एंड इसी में जो है पहली बार पर्शियन लिटरेचर में, पर्शियन जो एविडेंसेस हैं फारसी में जो लिखे गए, उसमें ये जो 3 महीने की लड़ाई ख़त्म होती है, जौहर होता है। मीन्स व्हाट वाज जौहर, कि जब भी कोई राजा जो है वो जंग हार जाता था या वो युद्ध के मैदान में जो है वो हार जाता था, तो क्या होता था, उसके जो भी कहना चाहिए उसके मतलब जो महिलाएं थीं, ऑल
not just one, all. They used to jump in. They used to have a common funeral pyre और वो उसी में कूद जाती थी in order to save themselves. और रणथंबोर के बाद जो है अलाउद्दीन, रणथंबोर 1301 में उसने ऑक्यूपाई किया. ये जो जौहर वाला इवेंट है जिसका जिक्र अमीर खुसरो ने भी किया, ये 1301 में होता है. उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान रणथंबोर से चित्तौड़ की तरफ जाता है. सो रतन सिंह जो है, जो उस वक्त मेवाड़ की टेरिटरीज में उनका रूल था, उन्होंने बार बार, क्योंकि इनको गुजरात पे ऑक्यूपाई करना था. अब गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ वन थिंग, पोर्ट. तो उनको गुजरात को ऑक्यूपाई करना था और उस चीज से रतन सिंह वाज ही वाज जस्ट ही वाज अनॉइंग अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन बार बार कह रहा था, देखो जस्ट गिव अस अ सेफ पैसेज, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें सिर्फ गुजरात जाना है और गुजरात जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मेवाड़. बट रतन सिंह एवरी टाइम ही डिनाइड द परमिशन. और the story of Padmavat happens. The story of Padmavat happens here. और क्योंकि रानी पद्मिनी जो है, she was the whole story, it's very well described. मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत जो है वो 15वीं सदी में लिखी है, 14वीं सदी का किस्सा है. और करीब 100-125 साल बाद जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जो है इस पद्मावत को लिखते हैं. इसीलिए बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो इस चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं. बोलते ठीक है, इट्स जस्ट एक कहानी थी, एक किस्सा था, उसको एक पोएट ने पोएटिक लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया. दैट इज ओके. बट देयर इज मेनी हिस्टोरियंस, दे मे डिफर ऑन दिस कि इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस था. एंड सेम थिंग हैपन दैट, जैसा रणथंबोर में जौहर हुआ और सारी चीज रणथंबोर केम अंडर कंट्रोल, वैसे ही जैसा आपको मूवी के एंड में देखा होगा अगर आपने, कि वो ऑल द females of the fort, they performed that johar and they jumped into that funeral pyre to save themselves. और ये चित्तौड़ में भी होता है. And this fort also came under their control in 1303. और this was assigned to Khizr Khan, who was the minor son of और वहाँ पे उसने अपनी आर्मी की. थोड़े दिन बाद this was handed over to a cousin of रतन सिंह. जालौर में भी अलाउद्दीन खिलजी जब वो गुजरात के रास्ते में आया था तो जालौर को उसने ऑक्यूपाई किया. एंड इफ यू विल सी बाय 1305 1307 मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत स्टेट्स, राजस्थान स्टेट्स, दे सबमिटेड टू हिम. तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि या तो वो हार गए थे या वो सबमिट कर चुके थे. अब हम बात करते हैं साउथ की. सो दिल्ली, कारा और यहाँ से वारंगल, लेकिन जो मेन रूट था वो ये था. यहाँ से वो गुजरात आता और यहाँ से वो देवगिरी की तरफ मलिक काफूर को डिस्पैच करता है कि यू टेक कमांड ऑफ माय आर्मी. सो दिस मैप इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है वो मतलब जो एक्सपीडिशंस है, हाउ ही यहाँ तक एंड ही रीच्ड टिल मदुरई. तो देवगिरी को ऑक्यूपाई करता है, वहाँ से वारंगल की तरफ एक जाता है, एक जो है वो द्वार समुद्र की तरफ जाता है जहाँ होशाला जो किंग्स थे उनका रूल था. देन ही मूव्ड साउथ टुवर्ड्स द पांड्या. सो 1306 ही प्लेस 2 कैंपेन्स. वन वाज अगेंस्ट रायकरण हु वाज आफ्टर मालवा की बॉर्डर पे था. तो उसने बोला कि ठीक है, तुम गुजरात को जो है मतलब गुजरात के बाद जो है दे हैव मूव टुवर्ड्स दैट पार्ट. तो उसने बोला ठीक है, फर्स्ट कैप्चर हिम वरना ही विल रिटेलिएट. सेकंड वाज अगेंस्ट राय रामचंद्र, द रूलर ऑफ देवगिर, हु हैज बीन इन अलायंस विथ रायकिरण. बोले ठीक है, वो एक उधर गया एक इधर गया. एंड बट जिस चीज के लिए अलाउद्दीन, तो उसने स्टार्ट वहां से किया और धीरे धीरे जो है वही एक्सपेडिशंस जो हैं वो आगे बढ़ते गए, यही कैंपेन्स जो हैं ये आगे बढ़ते गए. And the biggest achievement, the glorious achievement, or the greatest achievement of Alauddin Khilji was his conquest of the south of the Deccan. अब आप देखो यहाँ पे 1307 से 1312 में he defeated the Yadav king Ramchandra Dev of Devgiri, the Kakatiya king Pratap Rudra Dev II of Warangal,
then Hoysala king Veer Ballal III, 1311. Then this is Malabar. So मर्चेंट्स को उन्होंने जो ट्रेड रूट्स थे उनको ऑक्यूपाई किया एंड सो आप देख सकते हो देवगिरी ऑक्यूपाई किया, वारंगल ऑक्यूपाई किया, जो होयसाला किंग्स थे देव समुद्र में उसको ऑक्यूपाई करने के बाद दे रीच्ड वीर चोला इन मालाबार एंड दे फाउंड अ कॉलोनी ऑफ मुस्लिम मर्चेंट सेटल्ड देयर. उन्होंने बोला ठीक है ना फ्रॉम हियर. सो ही द मेन थिंग व्हाई द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों कर रहे थे. एक सवाल इसका एक जवाब तो मैंने आपको कई बार पहले भी दे दिया है कि लैंड और किसकी कितनी टेरिटोरियल एक्सटेंट है ये तय करता है कि कोई राजा कितना स्ट्रांग है. दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो उनका मेजर कंसंट्रेशन हियर यू विल सी दे वर मोर कंसंट्रेटेड ऑन दिस कोस्ट लाइन, क्योंकि यहां से क्या मिलता, यहां से मिलता ट्रेड, ट्रेड से क्या मिलता रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स गोल्ड, गोल्ड मीन्स पावर, सिंपल. सो दे वर इंटरेस्टेड मोर इन द ट्रेडिंग रूट, इसलिए वहां जाके उन्होंने ये किया. दूसरा जो बड़ा चैलेंज अपार्ट फ्रॉम डेक्कन, जो दूसरा बड़ा चैलेंज इन भाई साहब ने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है टैकल किया, इट वाज द मंगोल इन्वेजन. मंगोल हैज अटैक्ड 6 टाइम्स ड्यूरिंग हिज रेन. 1296 से 1297 में आते हैं, 1298 में, 1305 में, 1303 में, 1305 में. तीसरे अटैक में 1298 वाले अटैक में who was the ruler? Alauddin Khilji was the ruler and Mongols were defeated. 1306 में वो दोबारा आते हैं and this was the नागौर के पास जो है उन्हें वो हरा देता है. सो बड़ी चीज थी मतलब उस दौर में जो सल्जूकी थे, जो तुर्की लोग थे, वो भी मतलब मंगोल यहाँ से लेके हिंदुस्तान से लेके तुर्की और तुर्कमेनिस्तान और अरब तक जाने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां तक लड़ रहे थे एंड इट वाज अ ह्यूज फाइट. इसी दौर में ऑटोमन एम्पायर भी स्टैब्लिश होता है. सो वो भी मंगोल से लड़के दे हैड अ गुड सीरीज ऑफ wars with Mongols. So Mongols were fighting everywhere, and at that point of time, saving yourself from the Mongol invasion, defending them, defeating them was great. So if you will, like अगर कभी मीन्स में इस तरीके का सवाल आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री या उसके कॉन्क्वेस्ट को एक्सप्लेन करो, तो आप राजस्थान और गुजरात को बताएंगे, ठीक है, लेकिन उसके अगर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो हम सबसे पहले बात करेंगे हिज डेक्कन कैंपेन्स एंड एट लास्ट दी मंगोल्स, क्योंकि डिफेंडिंग अगेंस्ट मंगोल्स वाज ग्रेट. इंडिया पे मंगोल्स आ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जो है ही अडॉप्टेड दैट पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन स्पेशली अगेंस्ट द मंगोल्स एंड हिज इन हिज स्पेशली इन द फ्रंटियर रीजन, और वो सक्सेसफुल रहा, वो अपने आप को डिफेंड कर गया. तो अलाउद्दीन खिलजी का अगर सैन्य शासन देखें या उसकी विक्ट्रीज को देखें तो गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, वारंगल, देवगिरी, ये वो सारी जगह थी. इवन वो मदुरई तक गया. मतलब उसने ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड किया. एंड विच वाज अगेन, हम कहते हैं कि अगर आप दिल्ली सल्तनत के जो पहले के दिल्ली सल्तनत के जो बड़े रूलर्स हैं उसमें आप गिनेंगे तो बलबन है, खिलजी है और इल्तुतमिश है. बलबन और इल्तुतमिश इसलिए क्योंकि उन्होंने कंसोलिडेशन का काम किया एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज की. उसने, अभी हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे है द मार्केट कंट्रोल एंड द एग्रेरियन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले मतलब सिंस आई थिंक नवंबर दिसंबर 2020 दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट हैज बीन गोइंग ऑन एंड कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हुई हैं. वो एक चीज है एपीएमसी, एक है एमएसपी, ठीक है, फिर है एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है. अब होता क्या है ना, हो सकता है यहां से सवाल आ जाए, एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है यहां से सवाल आ जाए. सो दिस मार्केट कंट्रोल एंड एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन इज एंड अगर कई ऐसे जो उस दौर के कमेंटेटर्स हैं और उस दौर पे जो हिस्ट्री की जिन्होंने एनालिटिकल लिटरेचर दिया है, अगर उनकी बात माने तो अलाउद्दीन ने जो मेजर्स लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेजर्स लिए, एग्रेरियन मेजर्स लिए, मार्केट मेजर्स लिए, उस दौर में दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई?
जब वो चित्तौड़ से वापस आया, उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने सबसे पहले कहा कि सारी चीजों के दाम फिक्स कर दिए जाएं। सारी चीजों के दाम क्या कर दिए जाएं? फिक्स कर दिए जाएं, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, शुगर हो, कुकिंग ऑयल हो, सुई से लेके जो भी मतलब जितनी भी कमोडिटीज हैं उन पे क्या हो, फिक्स प्राइस हो। कमोडिटीज का क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, सुई जैसी चीज हो, खाने पीने की चीजें हो, या वो इंपोर्टेड क्लोथ्स हो, अच्छी नस्ल के घोड़े हों, कैटल्स हों, स्लेव्स हो, क्योंकि स्लेव ट्रेड तब चलता था। ओके और इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, दिल्ली के अंदर उसने 3 मार्केट्स बनाए। पहला मार्केट वॉज फॉर फूड ग्रेन्स। पहला मार्केट उसने किसके लिए बनाया? उसने बनाया फूड ग्रेन्स के लिए। सेकंड उसने बनाया महंगे कपड़ों के लिए, जो इंपोर्टेड क्लोथ्स, चाहे वो रेशम का कपड़ा हो, चाहे वो जो क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड दोज कॉस्टली क्लोथ्स दैट यूज्ड टू बी फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड फॉर हॉर्सेस, अच्छी नस्ल के घोड़े, स्लेव्स एंड कैटल, इंसानों को भी, मतलब गुलाम जो होते थे, स्लेव्स जो होते थे, वो भी उसी दौर में। एंड ये जो 3 मार्केट्स है, सो देयर वर 3 मार्केट्स एंड ईच मार्केट वाज हेडेड बाय शाहना। शाहना उस ऑफिसर का नाम था, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म है। शाहना उस ऑफिसर का नाम था, वाज द इंचार्ज ऑफ द मार्केट। मींस अब आप देखो, आज के दौर में मंडी है, ठीक है, फूड ग्रेन्स, ठीक है, देयर इज अ इंचार्ज टू दैट मार्केट, वेरी गुड। तो ये यहां से कहीं ना कहीं इसका अर्लीस्ट फॉर्म। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, उसने कहा कि ये जो शाहना था, इसका काम क्या था, इसको मर्चेंट्स पे देखना था, और जो भी शॉपकीपर्स और जो भी प्राइसेस थे, सो कंट्रोल द मार्केट। रादर इंस्टेड ऑफ कंट्रोल I'll use the word regulate. Regulate the market, कि कोई भी जो है ill practices वहां पे नहीं हो। He wanted to ensure a supply of cheap food grains and उसके लिए उसने कहा कि देखो, आज भी हम किसकी बात कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी की। हम बात किसकी कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी की, कि हमारा जो भी हम कहना चाहिए कि सबसे पहली चीज अगर किसी भी सरकार की आज के दौर में भी होती है, वो ये होती है कि कोई भी इंसान, कोई भी देश का नागरिक, कोई भी देश में रहने वाला जो है वो भूख से ना मरे। एटलीस्ट द फूड सिक्योरिटी शुड बी देयर। सो व्हाट ही डिड, दैट द लैंड रेवेन्यू इन द दोआब रीजन, दोआब मतलब गंगा यमुना दोआब, ठीक है, वहां पे लैंड रेवेन्यू को रेगुलेट किया गया। मतलब मेरठ से लेके इलाहाबाद के पास जो कारा है वहां तक जो भी, मतलब यहां पे इक्ता जो सिस्टम है वो नहीं होगा, यहां पे कोई इक्तदार नहीं होगा। यहां से जो भी लैंड रेवेन्यू आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, दैट विल बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। एंड इन दिस रीजन, बिकॉज इक्तदार नहीं था, कुछ नहीं था, हाफ। यहां पे क्या किया, लैंड रेवेन्यू कितना कर दिया, हाफ। मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा उसका आधा कहां जाएगा, स्टेट के पास डायरेक्टली जाएगा, नो इंटरमीडियरी बिटवीन स्टेट एंड फार्मर। मॉडर्न हिस्ट्री में जब इसको पढ़ोगे, द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, यही तो होता है, देयर इज नो इंटरमीडियरी। फिर वो बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, थॉमस मुनरो जो है बेंथम, और आई एम सॉरी बेंथम एंड हिल, इसकी बात करते हैं। सो दिस वाज by raising the state demand, generally obliging the peasants to pay it in cash, and they were forced to sell their produce at low price to banjaras who were carrying them to towns. तो अब ये सारा किस में देना है, ये फार्मर को किसने देना है, कैश में। अब कैश करने के लिए वो अपना फार्म सेल क्या करते थे, फार्म प्रोड्यूस को क्या करते थे, सेल करते थे, किसे, बंजारों को, ठीक है। ये बंजारे क्या करते थे, इसे लेके आते थे, लेकिन फायदा उठाते थे किसानों का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा सर, बंजाराज नीड टू बी रजिस्टर्ड एंड the state itself set up warehouses and stock them with food grains and released whenever there is a
फेमाइन और शॉर्ट ऑफ सप्लाई। और मेरे हिसाब से आज भी यही हो रहा है। व्हाट वी हैव एफसीआई, फूड ग्रेन्स खरीदे जाते हैं, प्राइस फिक्स कर दिया है एमएसपी पे। एमएसपी का फॉल्ट ये है, अगर देखा जाए कि वो कहने को तो 23 क्रॉप्स हैं, लेकिन जो एक्चुअल परचेज है वो सिर्फ वीट एंड राइस की है। जो एक्चुअल परचेज है वो सिर्फ वीट एंड राइस की है। सो दिस वॉज हाउ। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब हम तुमसे खरीदेंगे और अब क्या करेंगे, हम इसे अपने वेयर हाउसेज उन्होंने जगह जगह बना दिए, वहां पे वो उसे स्टोर करते थे, और जब भी फेमाइन होता था या देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच होता था तो वो निकाला जाता था। प्राइस कंट्रोल किया। फेमाइन के टाइम पे ये बताया जाता है कि द प्राइसेस वर नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन बाय सिंगल दाम। मतलब एक पैसे का भी प्राइस मींस प्राइस रेगुलेशन। आज के दौर का जैसा नहीं था कि कोरोना के टाइम पे जो है हर चीज़ महंगी हो गई, जो एसेंशियल्स थे वो भी महंगे हो गए। एवरीवन इज ट्राइंग टू, मतलब अपॉर्चुनिटी, क्या था वो, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर कई लोगों ने तो अपने आप को रीडिस्कवर करके किया, कई लोगों ने अपने नए वेंचर्स निकाले, लेकिन कई ऐसे हमारे देश के महान लोग हैं जिन्होंने इस आपदा में अवसर कौन सा ढूंढा, चीज़ों के दाम बढ़ा के। लेकिन ये उस दौर में अलाउड नहीं था, हमने खुद देखा है। मतलब दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल। एसेंशियल्स थे। अगर इफ आई टेक यू एन ईयर बैक, इफ आई टेक यू टू अप्रैल 2020, मतलब मास्क एंड सैनिटाइजर्स विच वर नेसेसिटीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो है डबल रेट में बिक रहे थे स्टार्टिंग में। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वाज नॉट अलाउड। सो 7.5 जीतल का एक मन होता था। सो 7.5 जीतल का एक मन होता था, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का जो राइस था वो 5 जीतल का था। एंड जिस तरीके से, क्योंकि अब दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रेगुलेटेड, प्राइस रेगुलेशन उस दौर में। वी आर टॉकिंग ऑफ द अर्ली 14th सेंचुरी। खैर, तारीख फिरोज शाही में जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में लिखी गई, उसमें ये रेफरेंस आता है दैट अलाउद्दीन प्रोमलगेटेड 7 ऑर्डिनेंस टू। उसमें क्या था, प्राइसेस फिक्स कर लिए थे, ठीक है। हर हाई रैंकिंग ऑफिशियल के साथ एक टीम ऑफ स्पाई होती थी कि कोई भी टैंपरिंग नहीं हो, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। लार्ज स्टोरेजेस वर ग्रेन वर एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली, एंड जो प्रोड्यूस जो डायरेक्टली एसेस्ड लैंड था उसे खलीसा कहा जाता था। मतलब इट वॉज ऑफ द दोआ वेयर रेवेन्यू वॉज पेड इन काइंड, मतलब डायरेक्ट, दिस वॉज काइंड, मतलब आप इसमें ग्रेन मीन्स नो कैश, ठीक है। ग्रेन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर controlled by the government. Transport workers and their families were forced to find habitation along the banks of Yamuna, क्योंकि inland navigation था। तो दिल्ली में ग्रेन्स का जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो, इस वजह से दे वर फोर्स्ड कि आप जो है यमुना किनारे ही रहोगे। Peasants and traders were prohibited from hoarding grain so as to prevent from राइज ऑफ अ ब्लैक मार्केट। मीन्स आज के उसमें कहें तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो जो है वो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा कि होर्डिंग नहीं कर सकते आप, स्पेशली किसी पीजेंट्स और ट्रेडर्स को, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन काइंड इन द गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफ द ग्रेन वर डन इन द फील्ड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द प्राइवेट स्टोरेज। उन्होंने कहा कि हम सीधे फील्ड से लेंगे, आप अपने घर में बाद में ले जाओगे, पहले हम लेंगे। इससे क्या होता था, होल्डिंग नहीं होती थी, प्राइवेट स्टोरेजेस ऑफ ग्रेन नहीं होते थे, तो ब्लैक मार्केट की जो हम बात करते हैं वो जो है वो नहीं होता था। A daily status report on market prices had to be submitted to the Sultan and the overseer of the market and the spy had to report। तो एक उन्होंने नॉर्मल सिस्टम बना रखा था, और उनको क्रॉस चेक करने के लिए एक स्पाई सिस्टम बना रखा था कि यार यू विल कम हियर एंड इफ दिस रिपोर्ट्स डिफर्ड, और दोनों की रिपोर्ट में अगर डिफरेंस आया तो क्या होता था, देयर वाज एन इंक्वायरी। सो इंपॉर्टेंट जो शाहनाए मंडी, मार्केट कंट्रोलर, दीवाने रियासत, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, बरीद मंदी, इंटेलिजेंस ऑफिसर,
मुन्हियास व द सीक्रेट एजेंट्स एंड ये था मतलब मार्केट स्ट्रक्चर, स्पेशली एग्रेरियन मार्केट स्ट्रक्चर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्रेरियन मार्केट स्ट्रक्चर को लेके हमारे देश में इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मची हुई है कोरोना के अलावा। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को भी अगर इसमें इंटरेस्ट आया तो शायद यहाँ से सवाल आने के कुछ चांसेस हैं। और स्पेशली ये जो 7 ऑर्डिनेंसेस हमने पढ़े हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी शायद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद नहीं हैं मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो उस दौर में थे। हॉर्सेस की बात करेंगे, सो ऑब्वियसली उनका जो है वो प्राइस फिक्स कर दिया गया था एंड चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से चल रही थी। उसके अलावा cattle as well as slaves were strictly regulated and realization of land revenue was enabled. So what happened? Paying soldiers in cash. Paying soldier in cash was something like पहला ऐसा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने ये काम किया, जिसने सोल्जर्स को क्यों? क्योंकि ये कैश और काइंड और इस तरीके का जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो है वो इस्टेब्लिश किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो 50%, हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस जो है वो वहां गया। और ये खुद और मुकद्दम, जिसे हम मिडिलमैन कहते हैं, आम जबान में जिसे हम आड़त कहते हैं, कई जगह आड़तिया कहते हैं, कई जगह बिचौलिया कहते हैं, तो उनको जो है उस दौर में उन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, तो उनको उसने एलिमिनेट किया और उसकी वजह से क्या हुआ दैट दिस वाज देयर। ओके, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान हु इनिशिएटेड द मेजरमेंट ऑफ लैंड एज द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। उसने कहा प्रोड्यूस से मतलब नहीं कितना है, प्रोड्यूस आप कम भी दिखा सकते हो, तो आपका लैंड कितना है उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। बिस्व और बिस्वा, जिसे कहा 20वां आप कह सकते हैं इसे, तो 20वां किसका हिस्सा? बीघे का, ठीक है। वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लैंड रेवेन्यू के अलावा घरी और चरी, मतलब घर से घरी हाउस और पास्चर, चारा कहां से? चरी, ये जो 2 टैक्स थे। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द इक्ताज वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स वर ब्रॉट अंडर खलीसा मींस क्राउन लैंड, डायरेक्ट ओनरशिप उसने ऑप्ट की। तो इक्ताज को कई जगह अबॉलिश किया, स्पेशली दोआब के रीजन में जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, तो बोले वहां यहाँ कोई इक्तदारी नहीं चलेगी, ये सारा लैंड जो है ये खलीसा है, ये खालिस मींस इट इज प्योरली अंडर, खालिस मींस प्योर, सो इट इज प्योरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, द लैंड, द क्राउन। द रेवेन्यू फ्रॉम खलीसा वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द स्टेट। एक नया डिपार्टमेंट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, इट वाज नोन एज दीवान मुस्तखराज, और इसने इंश्योर किया कि जो रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज और एरियर फ्रॉम द कलेक्टर्स, इसके लिए हुआ। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जंगें काफ़ी हुई, और उन जंगों में जो है वो मतलब उस वक्त का जो नियम था वो ये था कि आपने जंग लड़ी, आप जंग जीत गए, तो जीतने वाली टीम जो होती थी उसके सोल्जर्स जाते थे हारी हुई टीम के कैंप से, जिसके हाथ जो लग गया वो उसका होता था, उसे कहा जाता था माले गनीमत। इस माले गनीमत के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये जो टैक्स था गनीमा जिसे कहा गया, माले गनीमत जिसे कहा गया, इसके ऊपर इसने टैक्स लगाया 1/5। तो बोले अगर आपने जो भी लूटा है ना रखो, लेकिन उसका 1/5 किसे देना पड़ेगा? आपको स्टेट को जमा करना पड़ेगा, जो भी आपने वॉर बूटी जो भी आपने कलेक्ट किया, और इस टैक्स को कहा गया खम्स। खम्स मतलब टैक्स ऑन वॉर बूटी। तो एक 1/5 किसका होता था? सोल्जर का होता था, एंड द पहले ये होता था 1/5 वॉज ऑफ स्टेट, 4/5 वॉज ऑफ सोल्जर्स। अलाउद्दीन ने बोला उल्टा, तुम जंग में गए क्यों? हमारी वजह से, तो ज्यादा हिस्सा किसका होगा? हमारा होगा। तो ही रिवर्स दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका। सो ही वॉज द फर्स्ट हु मोनार्क दैट, अगेन दैट सेम थिंग, लैंड मेजरमेंट पे जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो होगा। अलाउद्दीन ऑल्सो वॉन्टेड दैट द लैंड लॉर्ड्स ऑफ द एरिया कॉल्ड खत एंड मुकद्दम शुड पे सेम टैक्सेस एज अदर्स। बोले नो डिफरेंशिएशन, एक राष्ट्र एक, वन कंट्री वन टैक्स। ही सेड दिस, आप कोई अलग टैक्स नहीं दोगे, कम टैक्स नहीं दोगे, आप भी वही दोगे जो दूसरे देते हैं। आपको भी जो मिल्किंग कैटल है, जो मिल्क कैटल्स हैं, हाउसेज हैं, जो दूसरे को जो चारी और घरी जो है वो टैक्स देना पड़ता था, वो सब
आपको भी देना पड़ेगा। नो डाउट मार्केट रेगुलेशंस जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिए वो उसके साथ ही ख़त्म हो गए। ये रिवाइव करेंगे जब फिरोज तुगलक आएगा। जब फिरोज तुगलक की वापसी होगी ना, जब वो आएगा, तब जब फिरोज तुगलक आएंगे तब वहां पे ये सारी चीज़ों की वापसी होगी। इसके अलावा मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एक था चेहरा और दूसरा था दाग। दाग मतलब वो गरम करके घोड़ों के ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी, ताकि होता क्या था, सिपाही जो है वो अच्छी नस्ल का घोड़ा उसे अलॉट होता था, जो भी रॉयल उससे होता वो क्या करता था, उसे बेच देता था, दो चार जो है कमजोर घोड़े जो है वो मेंटेन करता था। लेकिन तो उसने क्या कहा, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ ना कि गाय देश भर में गाय जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इफ यू हैव सीन दे हैव दैट येलो बार कोड ओवर दैट, तो समथिंग लाइक दैट दाग। और चेहरा मान लो इसको ऐसा कि ये आधार कार्ड था किसका, सोल्जर्स का। अब वो खुद नहीं आए, किसी को भेज दिया, नहीं चलेगा। सो फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो चेहरा मीन्स उनका डिस्क्रिप्टिव रोल होता था, मतलब उनके चेहरे की सारी बनावट और वो सब लिखी जाती थी और उसी बेसिस पे उनको नो किया जाता था। उसके बाद जो है देवर लाइक 4,75,000 कैवलरी घुड़सवार ही, करीब 4.5 लाख के घुड़सवार की फौज थी, तो इट वॉज ह्यूज। उसके बाद लास्ट जो थे वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, और खुसरो खान ने इनको मारा और खिलजी डायनेस्टी का जो है वो बना। खुसरो खान ने जब इसको मारा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को और ये एक्चुअली इनकी गलती थी, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल आ रहा था, फिर एक लूज रूल आया, एक डल सा रूलिंग वो आया, एंड ही डिड दिस। सो फ्रॉम अप्रैल 15 1322 सिर्फ ये 6 करीब महीने रूल कर पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1320 में जो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था वही जो है गाजी मलिक ने किया, और ही अज्यूम द, उसने वही कि केम अप विथ हिज नोबल्स एंड ऑफिसर्स, दिल्ली को कैप्चर किया और लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। So this was about the Khilji dynasty. I hope you like the lecture. Do give your valuable comments, and if you have anything, any query, you can visit these places either in person or through website, and take good care of yourself. जो भी क्वेश्चंस हैं, एंड दिस वेरी लेक्चर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रेरियन मार्केट रिफॉर्म्स की बात की है और शायद सवाल आ जाए, तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कोरोना स्ट्राइक्स बैक, so take good care of yourself, stay safe, stay healthy. Thank you so much.